Hello everyone, welcome to Precision Agri Academy from Roots to Results। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एग्रीकल्चर सीरीज 2.0 कृषि विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है, नहीं अटेंड किया है तो ज़रूर से अटेंड करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यूज़ रहेगा वो आपका सीरियल्स क्रॉप को लेकर रहेगा और सीरियल्स क्रॉप में मेजरली जो आपका जो पैडी क्रॉप है उससे क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हमारा जो आज का जो लाइव सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। एवरी क्वेश्चन 10 सेकेंड का टाइम दूंगा मैं और इन 10 सेकेंड में आपको अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत जो क्षेत्रफल है वो आपका सबसे अधिक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, चावल का, गेहूँ का, जौ का और बाजरे का। तो चलिए इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा जो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका कृषिगत क्षेत्रफल ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीएंट्स ने क्वेश्चन 1 का आंसर ए कमेंट किया है यानी कि चावल, उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट होगा। जो पैडी क्रॉप होता है इसका पूरे वर्ल्ड में हमारा क्या है, जो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब फसल लगाई जाती है पैडी क्रॉप का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि जो आपका पैडी क्रॉप है या चावल जो है इसका जो उद्गम स्थल है यानी कि जो ओरिजिन प्लेस है वो कहाँ माना जाता है। ऑप्शन ए में देखिए दक्षिण पश्चिमी एशिया दिया है, बी में दक्षिण अमेरिका दिया है, सी में यूरोप और डी में दिया है भारत व बर्मा। बतलाइए क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 का जिन भी एग्रीएंट्स ने यहाँ पे डी आंसर कमेंट किया है भारत व बर्मा या इसे इंडो बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है क्वेश्चन नंबर 2 का उन सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो राइस है उसका कल्टिवेशन किया जाता है एरिया अकॉर्डिंग, लेकिन कितना एरिया में हमारा इंडिया में जो चावल या राइस जो है उसकी खेती की जाती, कितने क्षेत्रफल में। ऑप्शन ए में देखिए 26 मिलियन हेक्टेयर, बी में दिया है 36 मिलियन हेक्टेयर, सी में 45 मिलियन हेक्टेयर और डी में दिया है 50 मिलियन हेक्टेयर। बताइए क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जिन भी एग्रीएंट्स ने सी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। 45 मिलियन हेक्टेयर में पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो हमारा इंडिया में ही आपका 45 मिलियन हेक्टेयर में जो आपका राइस कल्टीवेशन है वो किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चावल की उत्पादकता पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी ना कि उत्पादन। तो चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में देखिए हरियाणा दिया है, बी में पंजाब, सी में पश्चिम बंगाल और डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो चलिए बतलाइए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा इन ऑप्शनों में से। चावल की जो उत्पादकता है सबसे अधिक किस राज्य में होती है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जिन भी एग्रीएंट्स ने सी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओराइजा जो आपका ओराइजा वंश है इसमें कुल कितनी स्पीसीज जो है वो शामिल है। ऑप्शन ए में देखिए 14 दिया है, बी में 22, सी में 24 और डी में दिया है 30। तो बतलाइए ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज जो है वो आपकी शामिल है। चलो तो यहाँ पे जिन भी एग्रीएंट्स ने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। कितना है 24। जो ओराइजा वंश है उसमें कितनी स्पीसीज शामिल है, तो 24 स्पीसीज जो है वो आपकी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चावल के पुष्प क्रम
यानी कि इन्फ्लोरेंस जो होता है उसे क्या कहा जाता है? पेनिकल कहा जाता है, स्पाइकलेट कहा जाता है, बाली या फिर सिलिकुआ, क्या कहा जाता है बतलाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सभी को कमेंट करना है। जितने भी जो यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है और राइस से रिलेटेड है, तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस पता ही होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है पेनिकल, उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त जो जलवायु है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए में देखिए गर्म व उष्ण जलवायु दिया है, बी में बहुत गर्म व उष्ण जलवायु, सी में शुष्क व बहुत गर्म जलवायु और डी में दिया है ठंडी व शुष्क जलवायु। तो बतलाना है आप लोगों को क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो क्या होगा? धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होगी भाई? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है। जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट होगा। जो आपका राइस क्रॉप होता है उसके लिए जो आपका बेस्ट जो आपका जलवायु होता है, उपयुक्त जलवायु आपका गर्म व उष्ण जलवायु रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा भाई आपके स्क्रीन पर। चावल के पकने के समय तापक्रम कितना चाहिए होता है उसको? जिस टाइम जो चावल है वो आपका पक रहा होता है तो उस टाइम जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए रहता होता है जो पैडी क्रॉप होता है उसको? ऑप्शन ए में देखो 21 से 37 सेंटीग्रेड, बी में दिया है 26.5 से 29.50 सेंटीग्रेड और 20 सी में दिया है 20 से 25 सेंटीग्रेड और डी में दिया है 15 से 20 सेंटीग्रेड। बतलाइए चावल के पकने के समय जो तापक्रम होता है वो कितना रहना चाहिए? चलिए तो जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है बी कमेंट किया है 26.5 टू 29.50, उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा भाई आपके स्क्रीन पर। प्रदीप्ति कालिता के आधार पर धान एक पौधा है, मतलब कि जो धान है वो कैसा प्लांट है ये पूछा जा रहा है। प्रदीप्ति कालिता यानी कि प्रकाश के अकॉर्डिंग आपका ए में दिया है दीर्घ प्रदीप्ति काली, ठीक है, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। बी में दिया है अल्प प्रदीप्ति काली यानी कि आपका शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, और सी में दिया है उदासीन यानी कि न्यूट्रल डे प्लांट और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बतलाइए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? जो राइस है वो किस तरीके का पौधा है, कैसा प्लांट है? दीर्घ प्रदीप्ति काली, अल्प प्रदीप्ति काली, किस तरीके से, या फिर उदासीन होता है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जिन भी एग्रीडियंट्स ने बी आंसर कमेंट किया है अल्प प्रदीप्ति काली, उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि जो अस चावल की बुआई है किस समय किया जाता है या किस महीने में किया जाता है? ऑप्शन ए में देखो नवंबर दिसंबर दिया है, बी में जून जुलाई, सी में मई जून और डी में दिया है मार्च अप्रैल। तो जो आपका अस जो चावल होता है आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, समन बोरो ऐसा करके। तो अस जो चावल होता है उसकी बुआई का समय कौन से महीने में होता है? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का जिन भी एग्रीडियंट्स ने क्या कमेंट किया जी, सी कमेंट किया है मई जून, उन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, जो आपका अस चावल की बुआई का जो समय होता है वो आपका मई जून होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बोरो या दलुआ जो धान होता है इसकी बुआई का उचित समय कौन सा महीने का रहता है, या कौन से सीजन में किया जाता है? ऑप्शन ए में देखिए नवंबर दिसंबर दिया है, बी में जून जुलाई, सी में मई जून और डी में दिया है मार्च अप्रैल। तो बताइए जो बोरो या दलुआ जो धान होता है इसकी जो आपकी सोइंग का जो बेस्ट जो आपका टाइम होता है वो कौन सा होता है? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जिन भी एग्रीडियंट्स ने ऑप्शन ए कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट होगा। नवंबर दिसंबर में जो बोरो या दलुआ जो धान होता है उसकी बुआई का उचित समय रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि आपका राइस कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल पीएच है वो कितना रहना चाहिए, यानी कि सुइटेबल जो आपका पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है 4 से 6, बी में दिया है 5 से 6.5, सी में दिया है 6 से 7 और डी में दिया है 7 से 9। तो आपको पता ही होगा कि जो धान है वो किस तरीके की सॉइल में होती है, तो वो आपका अम्लीय मृदा में ज़्यादा उसका जो प्रोडक्शन है वो होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि सूटेबल जो पीएच है सॉइल पीएच वो कितना होना चाहिए, तो जिन भी एग्रीडियंट्स ने ए कमेंट किया है
4 to 6, उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो IR8 जो है धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई थी, और IR8 को ही क्या कहा जाता है ये थोड़ा बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट में ऑप्शन में दिया है ताइवान, बी में फिलीपींस, सी में इंडोनेशिया और डी में दिया है USA। तो बतलाइए जो आपका IR8 है जो कि धान है, धान की एक किस्म है, वैरायटी है, भारत में कहाँ से प्रचलन में आई, किस जगह से आई, वो किस प्लेस से आई। चलिए तो जिन भी एग्रीडियंट्स ने यहाँ पे बी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। फिलीपींस से आपका IR8 जो है धान की किस्म हमारे इंडिया में प्रचलन हुई, ठीक। और IR8 को ही क्या कहा जाता है, जादुई धान की किस्म कहा जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। पूरे विश्व में जो IR8 है जादुई धान की किस्म के नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको रिमेंबर रखना है। अगर हमारे इंडिया की बात करें कि हमारे इंडिया में जो जादुई धान की जो किस्म है किसे कहा जाता है, तो एक वैरायटी है धान की जिसको हम क्या बोलते हैं, जया, ठीक है। तो जो जया होती है ये हमारे इंडिया की जादुई धान की किस्म है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो IR8 है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म डॉप उत्परिवर्तित है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, डॉप उत्परिवर्तित पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में देखिए IR8 दिया है, बी में जया, सी में पूसा 221 और डी में दिया है जगन्नाथ। तो बतलाइए धान की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि आपका डॉप उत्परिवर्तित होती है। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए तो यहाँ पे जिन भी एग्रीडियंट्स ने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट होगा। जगन्नाथ जो आपकी वैरायटी है वो आपका डॉफ उत्परिवर्तित वैरायटी होती है पैडी क्रॉप का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, धान की बुआई की बुरकाव या जिसको अपन ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं, तो इसमें जो बीज की जो मात्रा है kg पर हेक्टेयर वो कितना रखा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 100 से 60 kg या फिर आपका 60 to 100 kg या 45 से आपका 100 kg या फिर आपका 100 to 45 kg। बताइए क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जो आपका ड्रिलिंग जो आपकी मेथड होती है जिसको बुरकाव विधि भी कहा जाता है, तो इसमें हम 100 to 60 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा रहा है कि अगर हमें 1 हेक्टेयर के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए अगर नर्सरी तैयार करना है धान रोपने के लिए, रोपाई विधि मतलब प्लांटेशन मेथड में अगर हम उसको लगाएंगे तो नर्सरी तैयार करेंगे, तो कितने वर्ग मीटर में हम उसकी मतलब कि उसके लिए रोपाई तैयार करेंगे, कितने क्षेत्रफल में। ऑप्शन ए में देखो 100 वर्ग मीटर दिया है, 500 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर और आपका 1500 वर्ग मीटर। तो बतलाना है क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जिन भी एग्रीडियंट्स ने सी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट होगा। 1000 वर्ग मीटर हमें रखना है अगर हम 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं धान के लिए। तो ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोक विधि किस देश से प्रचलन में आई, यानी कि हमारे इंडिया में कहाँ से आई, वो किस आपका देश से प्रचलन में हमारे इंडिया में लाई गई। ऑप्शन ए में देखो इंडोनेशिया दिया है, बी में ताइवान, सी में इजराइल और डी में दिया है आपका फिलीपींस। बतलाना है आपको कि किस देश से हमारे इंडिया में प्रचलन में लाई गई जो डेपोक मेथड है, ठीक है, धान की जो नर्सरी हम तैयार करते हैं। तो ये जो आपका डेपोक जो मेथड है ना, ये आपका कहाँ से मतलब कि प्रचलन में लाई गई हमारे इंडिया में, तो ये आपका फिलीपींस से लाई गई। तो जिन भी एग्रीडियंट्स ने डी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, धान की नर्सरी तैयार करने की आर्द्र विधि में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है
कितने दिनों में। आपका ऑप्शन ए में दिया है 14 दिन, बी में 15 से 20 दिन, सी में 20 से 25 दिन और डी में दिया है 25 से 30 दिन में। तो बतलाओ धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो आपका आर्द्र मेथड होता है, आर्द्र विधि जो होती है, उसमें रोपाई के लिए पौधे तैयार कितने दिनों में हो जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 से 25 दिन में आपका क्या होता है, तैयार हो जाता है। आर्द्र विधि में रोपाई के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक, जो आपका आर्द्र मेथड होता है उसमें नर्सरी तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। डेपोक विधि में धान की नर्सरी रोपाई के कितने दिनों में तैयार हो जाती है। जो डेपोक मेथड हम अपनाते हैं तो उसमें जो आपका पौधे हैं वो कितने दिनों में आपका रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। 11 से 14 दिनों में, 14 से 17 दिनों में, 17 से 20 दिनों में या फिर 20 से 23 दिनों में। बताइए, जो डेपोक मेथड होता है, डेपोक जिसको विधि कहा जाता है, इसमें धान की नर्सरी कितने दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो जिन भी एग्रीडियंट्स ने यहाँ पे ए आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11 से 14 दिनों में आपका क्या होता है, डेपोक मेथड में जो धान की नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, धान की रोपाई के कितने दिन बाद जो आपका स्टार्म M34 है, खरपतवारनाशी का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, रोपाई से पूर्व, रोपाई के 30 दिन बाद, रोपाई के 45 दिन बाद या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। तो जो आपका स्टार्म M34 है जो कि आपका एक खरपतवारनाशी है, ठीक, तो इसका प्रयोग हम धान की रोपाई के कितने दिन बाद करेंगे। तो यहाँ पे जिन भी एग्रीडियंट्स ने क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कमेंट किया है बी, रोपाई के 30 दिन बाद, उन सभी का आंसर यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे ही हम रोपाई कर लेंगे उसके 30 दिन बाद हम खरपतवारनाशी स्टार्म F34 है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आज का जो क्वेश्चन सीरीज था। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।